नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर का अलर्ट। रूस यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने के आदेश दे दिए हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। परमाणु युद्ध के संकेत पहले से मिल रहे थे। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर किंजॉल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल परमाणु और कन्वेंशनल दोनों तरीके से हथियार ले जा सकती है। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकती है। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने के आदेश मिलते ही क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी सख्ते में हैं। उनका मानना है कि पुतिन के इस निर्णय का अंजाम भयानक हो सकता है। क्रेमलिन अधिकारियों ने कहा कि पुतिन भी परमाणु युद्ध की तैयारी में है और इसकी निकासी में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया गया था। यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी भी दी गई थी। यूक्रेन वहीं न्यूक्लियर की अगर बात करें तो पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी थी और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर ला दी गई थी। स्टाफ को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया था और इतना सब होने के बाद भी यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। 25 दिन के बाद भी यूक्रेन हथियार नहीं डाल रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संबोधन में कहा था कि ये हत्या जानबूझकर की गई है। हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे और ना ही इसमें शामिल होंगे और इसमें शामिल लोगों को माफ करेंगे। हम अपनी जमीन पर अत्याचार करने वाले सभी लोगों को सजा देंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग रोकने के लिए बातचीत हो रही है और इस बीच जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की भी अपील की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर अलर्ट जारी किया गया है और हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक खरे जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अनुपम तिवारी जी, ये जो जिस तरीके की बातचीत अभी निकलकर सामने आई है, क्योंकि न्यूक्लियर की तैयारी सीधे तौर पर हो रही है, पुतिन जो है वो बिल्कुल परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, स्टैंड बाय पर स्टाफ को रखा जा रहा है। मतलब अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और अब जो स्थितियां बन रही हैं वो काफी गंभीर है और भयावह भी है। लेकिन अभी भी फिर भी अगर देखा जाए तो यूक्रेन जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। क्या स्थिति निर्मित हो सकती है और कितना नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है? देखिए अंशुल जी, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें इस पूरी सिचुएशन का, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, तो न्यूक्लियर वॉर तक बात अभी नहीं पहुंचेगी। अभी आने वाले दिनों में पुतिन का साफ साफ इशारा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर वॉर की धमकियां देते रहेंगे और न्यूक्लियर वॉर की देखिए मैं संभावना तब तक नहीं देखता हूं जब तक कि नेटो एक्टिवली इस युद्ध में कूद नहीं पड़ता है। और पुतिन भी इस चीज को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि एक बार न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया तो पूरी दुनिया को इस कैटास्ट्रोफ को झेलने में बहुत समस्या आने वाली है। रूस जो कि ऑलरेडी आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से कॉर्नर किया जा रहा है, एक बार न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाने की स्थिति में उसको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा। रूस इसके रिपरकशंस को भी जानता है और इसी वजह से वो न्यूक्लियर वॉर को सिर्फ एक डिटरेंट की तरह यूज कर रहा है। वो धमकियां जरूर दे रहा है, बार बार धमकियां दे रहा है और ये धमकियां इसलिए दी जा रही हैं ताकि नेटो फोर्सेस को इसमें कूदने न दिया जाए। और रूस और पुतिन ये जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर बहुत खतरनाक चीज है, इससे परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। जान माल का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं करी होगी और इसलिए न्यूक्लियर वॉर हेड तब तक अच्छे हैं जब तक कि वो डिटरेंट की तरह यूज किए जाएं। जिस दिन ये युद्ध भूमि में उतार दिए जाएंगे उस दिन तबाही का जो मंजर होगा वो दुनिया देख नहीं पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। तो हकीकत यही है कि अभी फिलहाल जैसा मुझे लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकी के देने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, आने वाले दिनों में अगर नेटो इस युद्ध में कूद जाता है और पोलैंड की तरफ से या अन्य देशों की सीमाओं की तरफ से रूस पर हमला होने लगता है, तब हो सकता है स्थितियां बदल जाएं। साथ ही साथ हमको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि रूस में अपने जो अपनी स्ट्रेटजीज है उसमें क्लियर कट कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि कोई बाहरी शक्ति हमारी सीमाओं पर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर देती है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। रूस खुद एक आक्रमण करता है, वो खुद यूक्रेन के ऊपर हमलावर है और यूक्रेन की अपनी अब इतनी स्थिति नहीं बची है कि वो रूस के अंदर घुस के रूस को मार सकेगा। तो स्थिति तभी ऐसी बन सकती है जब नाटो कंट्रीज एक्टिवली इस युद्ध में कूद जाए, मिलिटरली अपने आप को वो उतार दें
बूट्स ऑन ग्राउंड उनके दिखाई देने लग जाएं, उनके एयरक्राफ्ट रशियन आसमान में दिखाई देने लग जाएं, तब हो सकता है कि रूस न्यूक्लियर वार की तरफ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अभिषेक खरे जी, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा भी आपसे यही है। जी देखिए, अब जो वॉर की जिस पोजीशन में है रूस आ चुका है, तो मुझे लगता है पहली परेशानी तो अब ये है कि ये वॉर धीरे धीरे पुतिन के भी हाथ से निकल रही है। क्योंकि 25 दिन में आज पहुंच चुके हैं, ये मुझे लगता नहीं उन्होंने प्लान किया होगा। हालांकि वो 10-12 दिन के प्लान से होंगे और उनकी अपनी स्ट्रेटजी होंगी, लेकिन 25 दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर डे का जो खर्च है वो बहुत ही ज्यादा उनको पड़ रहा है। उनकी इकोनॉमी पहले से ही खराब है, इसके बाद अब जनता का भी विद्रोह है, जनता का भी विद्रोह का उन्हें खतरा लगने लगा है। इसीलिए उन्हें, आपको अभी याद होगा कि कल या परसों उन्होंने एक मॉस्को के स्टेडियम में बहुत बढ़िया मोटिवेशनल एक स्पीच दी है, जो अपने सैनिकों के लिए और जनता के लिए, जिसमें वो इस वॉर क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है, भविष्य में वो कैसे बेहतर करेंगे, ये सब बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों के बाद भी उनको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी कि ये युद्ध इतना लंबा बढ़ जाएगा। अब देखिए 14,000 रूसी सैनिक ऑलरेडी मारे जा चुके हैं यहाँ पर, तो 14,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी भी देश में अगर उसके 14,000 सैनिक ऑलरेडी एक युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो अब वो फिर क्या करेगा? वो पीछे तो हट ही नहीं सकता। अब जेलेंस्की जब बार बार उनसे अपील भी कर रहे हैं कि बातचीत करो, लेकिन अब वो बातचीत करने की जगह अब वो इसे और अगले स्टेप पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस वॉर को। इसीलिए उन्होंने अपनी एक जो सुपरसोनिक, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल, उसका भी इस्तेमाल इसीलिए किया है, क्योंकि अब वो इसे सेकंड फेज में ले जाने की या थर्ड फेज में ले जाने की या फिनिशिंग फेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उनका इकलौता उद्देश्य होगा नो मर्सी। अब वो कोई दया करने के मूड में मुझे लगता है नहीं दिख रहे हैं। और ये एक तरह का जो नेटो है, यूक्रेन है और अन्य यूरोपियन देश हैं, उनको एक तरह से ये अपनी तरफ से वो संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास है, और प्रैक्टिकली उन्होंने यूज करके दिखा दी है। देखिए तिवारी जी बेहतर बता पाएंगे, शायद ही किसी दुनिया के किसी रक्षा विशेषज्ञ ने सोचा हो कि वो वास्तविक रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी वॉर में देख पाएंगे अपने जीवन में, लेकिन वो देख रहे हैं। और ये इस बात को बताता है कि रूस के पास जिस तरह के हथियार हैं, जिस तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं, अब वो उनका इस्तेमाल बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि अभी दुनिया में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। तो इसका मतलब क्या है? रूस एक तीर से दो शिकार कर रहा है। एक तो वो यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है, दूसरा नेटो और अन्य यूरोपियन देशों को भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी अगर आपने भविष्य में हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करी, तो आप तो प्लान करोगे और हमारी अब तक मिसाइल आपके शहर पे, आपके देश में गिर चुकी होगी, क्योंकि आपके पास ना कोई डिफेंस सिस्टम होगा और ना ही आप उसे रोक पाओगे। तो यह दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो जिस फेज में जा रहा है ये वॉर, अब रूस अपने और ज्यादा अत्याधुनिक हथियार जैसे ब्रह्मोस 2 का इस्तेमाल करेगा, जेरकॉन का इस्तेमाल करेगा, वैक्यूम बम का और इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अब उसका भी फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मर रहे हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है। अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि लगातार नेटो देश, यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन टिका हुआ है। टेक्निकली उसे 7 दिन के अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी टिका हुआ है, जबकि आधे से ज्यादा यूक्रेन के शहरों की हालत खराब है। तो इसका मतलब है कि अब जो रूस का प्लान है वो प्लान बी पे आएगा। प्लान बी क्या है कि वो इनके जो बॉर्डर स्टेट हैं, विशेष तौर पर जो यूक्रेन के से लगे हुए वेस्टर्न बॉर्डर है, जिससे यूरोपियन देश लगे हुए हैं, जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, जिन बॉर्डर से उनको हेल्प आ रही है कंटिन्यूस यूक्रेन को, वो अब उनको टारगेट करेगा। और ये जो किंजल मिसाइल थी, इसका भी टारगेट उन्होंने रोमानिया में उसी वेपन डिपो पे किया था, जहां से नेटो और अन्य देशों की सहायता आ रही। तो रूस अब थोड़ा मुझे लगता है जल्दी में है और वो इसे विद इन अ वीक फिनिश करने की कोशिश करेगा, जो कि अब होगा। और सबसे बड़ी चीज अब ये है कि वो प्रेशर इतना बढ़ाएगा जेलेंस्की के ऊपर कि जेलेंस्की अब अपनी शर्तें रखना तो बहुत दूर की बात, जो अब रूस उन्हें बोलेगा वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास कोई चारा बचेगा ही नहीं। जी अंशुल। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये जंग बढ़ती जा रही है, आज कई दिन हो गए हैं इस जंग को होते हुए। जब आप और हम जब इसी को लेकर चर्चा पर बैठे थे, जब जिस दिन पहले दिन जंग हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 दिन ये युद्ध होगा और उसके बाद
समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतने दिन यहाँ पर हो गए हैं और उसके बाद में भी न यूक्रेन झुकने को तैयार है और रूस जो है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसे ऐसे समझे कि ये जो स्थितियां बन रही हैं ये विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रही है, तो क्या रूस को विश्व युद्ध की परवाह नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि रूस को परवाह नहीं है, रूस को बिल्कुल परवाह है। और इसी वजह से जब हम लोग शुरुआत में 24 फरवरी के बाद से इस मसले पर डिस्कस कर रहे थे, तो हम सबको यही लग रहा था कि मैक्सिमम ये युद्ध एक हफ्ता ही चलेगा, उसके ऊपर ही नहीं जा सकता है। क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में जो मिसमैच है, जो उनके बीच में अंतर है, वो साफ दर्शा रहा है कि यूक्रेन रूस के सामने टिकने वाला नहीं था। नेटो की तरफ से अगर वहां पर सहायता मिल भी रही तो उसकी एक अपनी लिमिट है। वो इतनी सहायता नहीं कर सकते हैं कि यूक्रेन लगातार इस युद्ध को लड़ता रहे और रूस के साथ जूझता रहे। देखिए अंशुल, हमको दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। रूस ने इस पूरे युद्ध में कुछ गलतियां करी हैं, स्ट्रेटेजिक गलतियां करी हैं, और इसी वजह से इस इन्वेजन में बहुत देर लग रही है। और वो गलतियां क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने सिविल कैजुअलिटीज को रोकने के बहाने से एयर डिफेंस एयर अटैक को कम किया है, वो साफ बताता है कि कुछ ना कुछ यूक्रेन के पास ऐसे हथियार जरूर थे, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे जरूर थे जो कि रूस को भी परेशान कर रहे थे। और रूस ने शायद अपनी सेना की क्षमता का ओवर कैलकुलेशन स्पेकुलेशन कर लिया था। उनको लगता था कि उनकी सेना इतनी ताकतवर है कि वो रूस जैसे यूक्रेन जैसी शक्ति को मिनटों में धूल चटा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी सेना के काम करने का एक तरीका होता है, और काम करने के लिए उनको कई सारे लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ती है, कई सारे लेवल पर टैक्टिक्स डेवलप करनी होती है। लेकिन रूस की सेना के साथ समस्या ये है कि उनको जो भी निर्देश मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह से आ रहे हैं, मॉस्को से, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस से आ रहे हैं। और वो जो डिसीजन हैं वो जरूरी नहीं है कि जंग के मैदान पर हमेशा सही बैठे। हमने देखा था किस तरह से उन्होंने कॉन्वॉयज भेजे थे यूक्रेन की राजधानी को कैप्चर करने के लिए। और आप देखिए, जब भी इस तरह की लड़ाई होती है, लड़ाई जब स्ट्रीट लेवल पर पहुंच जाती है, गलियों में, शहरों में जो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह के कॉन्वॉयज को टारगेट करना बहुत आसान होता है दुश्मन की सेना के लिए। उन्होंने कितने सारे टैंक्स उड़ा दिए रूस के, कितने सारे जंगी जहाजों को उड़ा दिया अपनी उन मिसाइल के साथ जो उन्होंने नेटो से प्राप्त करी थी। तो यूक्रेन की क्षमता भले ही बेहद कमजोर थी रूस के सामने, लेकिन रूस ने जिस तरह की गलतियां करनी शुरू कर दी थी, उसका फायदा यूक्रेन को मिला और ये जंग इतनी दूर तक चली गई है। अब जैसा खरे साहब बता रहे हैं, बिल्कुल सही, मैं इस चीज को मानता हूं कि अब रूस जल्दबाजी में है और इसीलिए बार बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग हो रही है। इसीलिए पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री को उन्होंने स्टैंड बाई मोड पर रखा हुआ है। इसी के साथ साथ आप ब्लैक सी को भी देखिए, ब्लैक सी के ऊपर भी रूस लगातार हमलावर हो रहा है। वो उस सप्लाई चेन को काटना चाह रहा है जिसकी वजह से यूक्रेन अभी तक अपने आप को रेजिस्टेंस करने में समर्थ पा रहा है। वो उस सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। अब वो समझ गए कि उन्होंने कहां गलतियां करी हैं और इसी वजह से अब वो करेक्शन मोड में हैं। यानी कि आने वाले दिनों में एक हफ्ते के भीतर हो सकता है कि अगर बाहरी शक्तियां नहीं कूदी तो ये युद्ध अब समाप्ति की ओर हो जाएगा। जेलेंस्की साहब की जो भी जिद है या जो भी उनकी सोच है, वो कितना भी इस युद्ध से नुकसान, वो जानते हैं उनका बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन जहां उनका नुकसान हो चुका है तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुतिन की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमको ये भी देखना होगा कि ये वार सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं चल रहा है, ये एक प्रतिस्पर्धा थी जो कि नेटो यानी अमेरिका और रूस के बीच चल रही थी। ये वो प्रतिस्पर्धा है जो कि अभी आगे कई वर्षों तक चलने वाली है। रूस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। रूस ने यूक्रेन जैसे एक देश के ऊपर कोई भी कारण रहा हो उसके ऊपर जो हमला किया है, वो रूस को अब विश्व बिरादरी में अलग थलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका इस जो छद्म वार है इसको नेतृत्व करेगा। अगर जमीन पर लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी तो इकोनॉमिक फ्रंट पर, तमाम कूटनीतिक फ्रंट पर, सामरिक फ्रंट पर ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। अब रूस को ये दिखाना होगा कि कैसे वो अपने इस इन्वेजन को जस्टिफाई करता है और कैसे अब आने वाले दिनों में जो आईसीजी के माध्यम से, जो यूएनओ के माध्यम से, यूएनएचआरसी के माध्यम से इसके ऊपर और जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो शिकंजा कसा जाएगा, उनसे वो कैसे उबर पाता है, अब ये रूस को देखना है। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन ये आपकी बातों से तो एक चीज ये निकल कर सामने आ रही है, रूस अलग थलग पड़ जाएगा। रूस की जो भी चीजें अभी तक स्थितियां बनी हैं वो काफी जो इमेज है वो काफी हद तक सभी देशों के सामने खराब हो चुकी है। तो लेकिन जिस तरीके से अमेरिका को भी कहीं ना कहीं रूस उकसाता हुआ नजर आ रहा है, इस बात पर आप कैसे प्रकाश डालेंगे? क्योंकि ऐसा इतनी सब बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि रूस जो है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं उकसा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जितने इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस के ऊपर, जितने कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं, रूस के पास
अब कोई चारा नहीं बचा है। वो नाटो को बार बार उकसाएगा, वो अमेरिका को बार बार इस चीज के लिए प्रेरित करेगा कि वो युद्ध भूमि में कूदे, किसी भी तरह से कूदे। उनके सोल्जर्स अगर यूक्रेन के अंदर दिखाई दिए, या यूक्रेन छोड़िए, अगर वो पोलिश बॉर्डर पर दिखाई दे गए, तो वहां पर जंग के हालात बदलना चाहेगा रूस। और रूस तभी इस युद्ध से या इस पूरी सिचुएशन से उबर पाएगा जबकि अमेरिका सीधे इस युद्ध में कूद जाए। हो सकता है अमेरिका ना कूदे, तो अमेरिका के जो सहयोगी देश है, यूनाइटेड किंगडम हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, अगर ये भी कूद गए, नाटो के जो अहम सदस्य हैं, रूस चाहता है कि वो लोग अब जंग के मैदान में आए, और अगर वो जंग के मैदान में आएंगे तभी लॉन्ग टर्म में रूस को कुछ फायदा हो सकता है। वो जो अलग थलग पड़ने वाली जो स्थिति है वो हो सकता है तब बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो निसंदेह पूरी दुनिया जो है दो धड़ों में बटी हुई आपको दिखाई देगी। कुछ लोग रूस के समर्थन में भी तब आएंगे, और कुछ ऐसे देश जो अभी तक नॉन अलाइंड है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस के साथ सतही तौर पर ही सही कुछ खड़े दिखाई दे। तो सिचुएशन रूस चाहता है कि कुछ बदले, वो बार बार उकसा रहा है, वो इकोनॉमिक सैंक्शन से परेशान है, हमको ये समझना होगा। वो जानता है कि आज भले ही वो अपने रिसोर्सेज के बलबूते पर इस पूरे सैंक्शंस को झुठला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी बहुत परेशानियां होने वाली हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले दिनों में विरोध के स्वर उनके देश से भी उठने वाले हैं, इसलिए बार बार वो कुछ रैलीज भी कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्थितियां अब दिन ब दिन बिगड़ने वाली है, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी। इसीलिए वो उत्साह करके बार बार तीसरे विश्व युद्ध की धमकियां दे करके, तीसरे विश्व युद्ध का पिक्चर दिखा करके नेटो को या अमेरिका को इस युद्ध में लाना चाहता है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका जिस तरह से इस पूरे शह और मात के खेल को खेल रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके हितों को कोई नुकसान पहुंचे। मैं तो यहां तक देखता हूं कि अगर कल को रूस की सेना यूक्रेन से वापस चली जाती है तो हो सकता है इन इकोनॉमिक सैंक्शन को तो जेल भी दे दी जाए, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो कि यूक्रेन को भी समर्थन नहीं करता, और कल को अगर उसको रूस से कुछ हित दिखाई देने लग जाएंगे तो वो रूस के साथ फिर से खड़ा हो जाएगा। वो रूस को झुकाने पर आमादा है, रूस को झुका ले जाएगा, और जिस दिन रूस उसके मातहत आ जाएगा वो एक बार फिर से सारे सैंक्शंस को खोल देगा। अमेरिका वो देश है जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखता है, उसको यूक्रेन से, उसको रूस से, उसको पोलैंड से कोई खास लगाव नहीं है। वो सिर्फ अपनी बादशाहत को, इकोनॉमिक बादशाहत को दुनिया में जिंदा रखना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर देखें भारत की जो भी स्थिति अभी तक देखने को मिली है, उसने ना तो समर्थन किया है और ना ही खुलकर किसी भी देश का विरोध किया है। तो इस समय भारत का इस तरीके से कुछ ना बोलना, क्या समझे इसे? भारत चुप बैठा हुआ है अभी? स्थिति थोड़ा सा अलग है। भारत को आप ये नहीं कह सकते भारत चुप बैठा हुआ। भारत ने स्पष्ट रूप से पीस टॉक्स में अहम योगदान देने की घोषणा करी है। भारत पहले दिन से इस बात को लेकर के चिंतित है कि सबसे पहले युद्ध विराम पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले शरणार्थियों की और मानवीय जो त्रासदी वहां पर हो रही है उनकी चिंता विश्व को करनी चाहिए। भारत उस ओर कदम बढ़ा रहा है और भारत ने लगातार ये प्रयास किए हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि जंग के मैदान से भी भारत सिर्फ अपने ही नहीं, तमाम अन्य देशों के नागरिकों को भी वहां से निकालने में सफल हुआ है। भारत मानवता का प्रतीक है। भारत जिस चीज के विश्व बिरादरी में जाना जाता है, भारत वो भूमिका बहुत बखूबी निभा रहा है। तो इसको ये कह देना कि हाँ भारत खुल करके रूस के या नेटो के पक्ष में नहीं जा रहा है, और भारत को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की जो छवि है वो एक पीस मेकर की रही है, और भारत चाहता है कि इस पूरे खेल में अगर कोई पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है तो भारत ही है। तो भारत, क्योंकि चीन से आप उम्मीदें नहीं कर सकते, चीन एक बड़ा देश है, वो भी अभी फिलहाल सदस्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने को रूस को खूब समर्थन दे रहा है। उनके जो इकोनॉमिक के जो हालात खराब हो रहे हैं उसको भी एक तरह से वो एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि रूस को कुछ फायदा हो सके। लेकिन भारत की स्थिति आप चीन से नहीं तुलना कर सकते। भारत पीस मेकर की भूमिका में है और इस चीज की पूरी दुनिया सराहना भी कर रही है। भारत रूस के बिल्कुल खिलाफ नहीं जा सकता है, लेकिन भारत नेटो की इस शतरंज की चाल को समर्थन भी नहीं दे सकता है। तो भारत अपनी भूमिका बेहतर निभा रहा है, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे सवाल यह है कि क्या सचमुच जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि रूस नाटो देशों से बैर पाले हुए है, तो नाटो देश से क्यों बैर पाला हुआ है रूस? देखिए, ऐसा है अंशुल कि रूस का नेटो से बैर ये नेचुरल है। जैसे एक होता है चूहा बिल्ली का, तो ये नेचुरल है। अगर आप इसे देखेंगे तो जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तब से ही ये कोल्ड वॉर चल रहा है, और नेटो को तो बनाया ही रूस के अगेंस्ट गया है, कि रूस के खिलाफ ही इसे बनाया गया है। और प्रॉब्लम क्या है
जो मुझे लगता है अमेरिका कहाँ गलती कर रहा है और नेटो ने कहाँ गलती करी कि आपने इसे रूस के खिलाफ बनाया। रूस बहुत शक्तिशाली था, नो डाउट, उसके लिए जरूरी था ये। लेकिन जब 91 में रूस का विघटन हो गया तो मुझे लगता है उसके बाद आवश्यकता क्या थी आपको कि आपने प्रॉमिस किया हुआ था, नेटो ने प्रॉमिस किया था रूस को कि अब हम आपकी बॉर्डर के आसपास कोई भी नेटो मेंबर नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने इस प्रॉमिस को माना नहीं। लाटविया को बनाया, लिथुआनिया को बनाया, एस्टोनिया को बनाया, तो ये 3 ऑलरेडी उनके मेंबर थे। फिर ये कौन सी जिद थी अमेरिका की या नेटो की कि नहीं, अब हम लगातार आपकी बॉर्डर के हर राज्य को, हर देश को हम बनाएंगे अपना मेंबर, नेटो का मेंबर। इसकी क्या आवश्यकता है? रूस ना उतना शक्तिशाली रहा, रूस की अर्थव्यवस्था खराब है, रूस का ऑलरेडी उसके ऊपर 14 से बैन लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस युद्ध में एक बहुत बड़ा कारण नेटो की, अमेरिका की ये जिद भी है कि अननेसेसरी वो रूस को प्रेशराइज कर रहे हैं, और प्रेशराइज करके क्या कर रहे हैं, उसे कॉर्नर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी कहावत है कि जब बिल्ली को बचने का, भगने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो उलट के पंजा मारेगी। यही चीज रूस ने करने की कोशिश करी कि आपने उसे इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया कि अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। तो वो क्या कर रहा है, अब वो अपनी रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। और यही बात शुरू से भारत कह रहा है कि प्रत्येक देश को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। इसीलिए भारत ने समर्थन भी किया है रूस का। अब रूस एक बार चूंकि इस वॉर में आ गया है तो अब वो चाहता है कि वो इतना प्रेशर क्रिएट करे यूक्रेन के थ्रू नेटो के ऊपर कि वो बातचीत की ना सिर्फ टेबल पे आए, बल्कि अब जो रूस चाहता है, जिस तरह से रूस अपनी शर्त रखना चाहता है, वो पूरी तरह से मानी जाए, क्योंकि उनके पास ये इकलौता मौका है। अब वो आ चुके हैं वॉर में, वॉर बहुत लंबा खिंच गया, हालांकि उन्होंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन अब ये उनके पास इकलौता मौका है। तो एक तो ये है, और मैं आपको बताता हूँ आने वाले समय में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए विद इन अ वीक तो ये युद्ध अब इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें और प्रेशर बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता हूँ अब रूस क्या कर सकता है। जिस तरह की बातचीत है, जिस तरह की यूरोप और नेटो देश अब चर्चा कर रहे हैं, कि रूस हो सकता है आने वाले समय में यूक्रेन के किसी हिस्से में, जरूरी नहीं किसी शहर में, किसी खाली हिस्से में भी एक छोटा सा स्ट्रेटेजिक परमाणु विस्फोट भी कर सकता है। ये उसका सेकंड पार्ट है, और वो बिल्कुल वो तब करेगा जब उसे लगेगा कि अब यूक्रेन उसकी बात नहीं मान रहा है, हथियार नहीं डाल रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है अब इन जिस तरह की न्यूक्लियर ड्रिल उन्होंने शुरू करी है उसका पार्ट ये हो सकता है। वो शहरों में नहीं करेगा, ये बात श्योर है, क्योंकि शहरों को बचाने की उसने लगातार कोशिश की। और जैसा सर बता रहे थे कि शुरू में उन्होंने हवाई हमले करने का कोशिश नहीं करी, तो उसका मैं रीजन बताता हूँ। वो रीजन था क्योंकि यूक्रेन के पास रूस का ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था। इसकी वजह से बहुत कम उन्होंने शुरू में हवाई हमले किए, क्योंकि उन्हें पहले वो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट करना था। तो जब उन्होंने एक बार काफी एयर डिफेंस सिस्टम जो S-300 है उसे नष्ट कर लिया, उसके बाद ही उन्होंने हवाई हमले बढ़ाए। तो ये दूसरा रीजन था। अब उनके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, और ये बात श्योर है, जैसा सर भी कह रहे हैं और मैं भी आपको बताता हूँ, कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध बिल्कुल ही अंतिम विकल्प होता है, और वो आमतौर पर प्रेशराइज करने के लिए उस तरह से इस्तेमाल की जाती है। न्यूक्लियर ड्रिल हो गई या उस तरह की बातचीत हो गई या माहौल बनाने की कोशिश हुई, उसे वास्तविक रूप से कोई देश नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सबको पता है एक बार इस तरह की गतिविधियां शुरू हुई तो फिर इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर नेटो देश 30 देश मिलकर अगर किसी देश पे हमला करेंगे, और वो भी एक ऐसा देश जिसके बारे में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे जो खबरें हैं कि भाई 5977 के आसपास उनके पास न्यूक्लियर बम हो सकते हैं, तो ये यहाँ एक चीज अच्छी तरह समझें कि किस दुनिया में किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, ये किसी को पता नहीं होता है। ये जस्ट एक अनुमान होते हैं। हो सकता है जो अनुमान लगाए जा रहे हैं रूस के बारे में, उससे उनके पास बहुत ज्यादा हो न्यूक्लियर बम या बहुत कम भी हो। इसी तरह से हर देश के बारे में कि एक अनुमान से ही बस लगाने की कोशिश होती है। तो इस तरह की गतिविधि अगर एक बार शुरू हुई तो ये आप मान के चलिए कि रूस पे अगर अटैक हुआ या रूस ने एक बार इसकी शुरुआत की, तो फिर ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है पूरी दुनिया के लिए। ये कोई एक देश का मामला नहीं रहेगा, तो वो तो फिर बिल्कुल वॉर के एंड वाली स्थिति, दुनिया के एंड वाली स्थिति पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है उसके चांसेस हैं नहीं न्यूक्लियर वॉर के फिलहाल। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अनुपम जी, समय भी हो चला है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी अंतिम टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ, न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं प्रबल है। न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो एक बार इस ड्रिल का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं रशियन।
और केवल यूक्रेन ही नहीं, मुझे ज्यादा संभावना लगती है कि यूक्रेन के बाहर वो ब्लैक सी के खाड़ी इलाके में भी एक न्यूक्लियर छोटा सा वॉरहेड छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर इंसानों की मरने की संभावना कम होगी। और ब्लैक सी के ऊपर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उस पे रूस जो है अपनी बादशाहत को एक बार कायम करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप देखें जितने उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है वो ब्लैक सी के माध्यम से प्रभावित होने वाला है आने वाले दिनों में। यूक्रेन की पूरी कोस्टल लाइन को कैप्चर करने के पीछे भी मैं ये रीजन देख रहा हूं कि वो अपने लॉन्ग टर्म जो व्यापार है उसको वहां पर जिंदा रखना चाहते हैं। तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल न्यूक्लियर जो वॉर की बातें हो रही हैं वो सिर्फ इनको हमें ये समझते हैं कि वो धमकी की तरह से दी जा रही हैं। और न्यूक्लियर वॉर अगर धमकी के तौर पर दिया जाए तभी बेहतर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी चीज है उसके बाद इंसानियत में कुछ बचता नहीं है, कुछ कहने को, कुछ सुनने को, कुछ नहीं बचता, चारों तरफ से सर्वनाशी रहता है। तो कोई भी देश, कोई भी तानाशाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो एक बार पूरी इंसानियत को खत्म करने में सफल हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो राज किसके ऊपर कर पाएगा, हमको ये भी देखना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और हमारे साथ समय निकालकर आप इस चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज वर्ल्ड वॉर अलर्ट की, जहाँ पर रूस यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकती है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए भी अभ्यास करने के आदेश दे दिए। हालांकि इस पूरी चर्चा में निकलकर यही सामने आया है कि वर्ल्ड वॉर का अलर्ट तो हो गया है, हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से न्यूक्लियर वॉर की अगर बात की जा रही है तो उसकी संभावना प्रबल है। अब आने वाला ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से स्थितियां बनती हैं, क्या विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। और भारत अभी भी जिस तरीके से न्यूट्रल होकर बैठा हुआ है, क्योंकि शांति का प्रतीक जो है वो भारत देश की एक पहचान है, तो अब भारत इसमें क्या कुछ करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।